डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ब्रिटेन के संविधान की विशेषताओं में से शुरू की तीन या जिन विशेषताओं को डिस्कस किया था, जो थी अलिखित संविधान, विकसित संविधान, एकात्मक संविधान। अब हमने ये देखा कि ब्रिटेन का संविधान में पहली विशेषता थी विकसित संविधान की, दूसरी थी अलिखित संविधान और तीसरी थी एकात्मक। विकसित अलिखित था इसलिए विकसित था, क्योंकि हम देखते हैं कि लिखित होता तो वो निर्मित होता, किसी न किसी के द्वारा निर्माण किया गया होता। और तीसरी थी एकात्मक, कि वहाँ पर केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन संघीय शासन प्रणाली नहीं है और शासन की समस्त शक्तियाँ केंद्रीय सरकार में निहित होती हैं, और अमेरिका या भारत की तरह वो छोटे छोटे राज्यों में विभक्त नहीं है। अतः वहाँ पर शासन केंद्र से संचालित होता है। साथ ही हमने ये देखा था कि आवश्यकता समझने पर केंद्र सरकार स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार शासन की व्यवस्था कर सकती है। आज अब हम अध्ययन करेंगे चौथी, लचीला संविधान, जिसको हम सुपरिवर्तनीय भी कह सकते हैं। कि ब्रिटेन का संविधान संसार का सबसे अधिक लचीला संविधान अर्थात सुपरिवर्तनशील है, जिसका आसानी से सरलता से संशोधन किया जा सकता है, अर्थात संशोधन करने की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। संविधान दो प्रकार के पाए जाते हैं, लचीला या कठोर, और वो लचीला कठोर होना उसकी संविधान संशोधन की प्रक्रिया पर निर्भर करता है। कठोर होगा तो विशेष प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और लचीला है तो सरलता से, सहजता से, आसानी से परिवर्तन किया जा सके। और ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने और संविधान संशोधन की प्रक्रिया एक ही समान है। केवल बहुमत के द्वारा संविधान के किसी भी अंश का संशोधन संसद के द्वारा किया जा सकता है, और संशोधन करने के लिए ये कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती कि वे संविधान का संशोधन करने जा रहे हैं। अन्यथा कठोर संविधान होगा, वहाँ पहले से कहना पड़ता है कि हम संविधान संशोधन के प्रस्ताव ला रहे हैं, और फिर उसके लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। ब्रिटिश संविधान की इस विशिष्टता के कारण किसी महान संकट में भी बिना परिवर्तन और हिंसा के बिना विकास संभव हो सका। इससे ही यहाँ का संविधान समाज के स्थायित्व को अभिव्यक्त करने वाली रूढ़िवादी भावनाओं को कुंठित किए बिना अपने आप को आज के समाज में आवश्यकताओं के अनुरूप ढाल सका है। कि ये लचीला होने की वजह से ही इसने निरंकुश राजतंत्र से सीमित राजतंत्र और वर्तमान में लोकतंत्रीय स्वरूप को प्राप्त किया है। अगला विशेषता है पैतृक व सीमित राजतंत्र। पैतृक सीमित राजतंत्र मतलब हेरिडेटरी एंड लिमिटेड मोनार्की। इंग्लैंड में पैतृक व सीमित राजतंत्र की स्थापना हो गई है। सन 1642 के गृह युद्ध से पूर्व ब्रिटेन के सम्राटों की शक्तियाँ निरंकुश थी, और वे सब क्षेत्रों में स्वेच्छाकारी आचरण करते थे। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 के बाद सम्राट की शक्तियाँ सीमित हो गई। अब ब्रिटिश सम्राट की सारी शक्तियों का प्रयोग उसके मंत्री करते हैं। सम्राट के पास तो व्यवहार में तीन शक्तियाँ रह गई हैं: सलाह देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार और प्रोत्साहित करने का अधिकार। कि 1688 से पहले तो राजा की शक्तियाँ निरंकुश थी, सभी निर्णय राजा किया करता था। पर 1688 के बाद जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई, उसके बाद उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे क्षीण होती गई, या वो शक्तियाँ मंत्रिमंडल की तरफ शिफ्ट हो गई, और मंत्रिमंडल ये निर्णय लेने लगा। या वर्तमान स्थिति हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री, राजा सिर्फ
सलाह देने का अधिकार रखता है या नॉमिनल हेड है, सिंबल हेड के रूप में स्थापित हो गया है और वो सारे और शासकीय सभी कार्य प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सलाह से करता है। अगला पॉइंट है धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। अब धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि किसी धर्म विशेष को समर्थन नहीं किया जाता। हम हमारे देश की बात करते हैं, हमारे देश की संविधान की विशेषताओं में धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्ष संविधान की किसी भी धर्म को अनुयायी किसी भी संवैधानिक पद को ग्रहण कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। पर ब्रिटेन के अंदर संविधान की विशेषता है कि धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है कि सभी धर्मों को, धर्मनिरपेक्षता का मतलब सभी धर्मों को समान अवसर, समान महत्व दिया जाए। तो ब्रिटेन के अंदर धर्मनिरपेक्षता के लिए कहा गया है कि राजा होगा वो प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी ही हो सकता है। तो जो सर्वोच्च पद है ब्रिटिश व्यवस्था में राजा का, जिसको सर्वोच्चता प्रदान की गई है, उसके लिए बाध्यता है कि वो प्रोटेस्टेंट धर्म का ईसाई ही हो सकता है। तो उन्होंने जो सर्वोच्च पद है उसके लिए एक बंधन, एक सीमा तय कर दी कि वो हर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, सिर्फ प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी ही उस पद को ग्रहण कर सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है। अगर धर्मनिरपेक्ष होता तो वो सभी पद सभी धर्मों के लिए स्वतंत्र होते, किसी भी धर्म का अनुयायी उस पद को ग्रहण कर सकता था। और अगला है संसदीय शासन प्रणाली। क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषताओं में से है, क्योंकि दुनिया के अधिकांश देशों ने संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की है या ब्रिटेन से कुछ ना कुछ लिया है। और संसदीय प्रणाली के लिए एक कहावत भी है कि ब्रिटेन की संसद संसदों की जननी है। तो संसद की सर्वोच्चता या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, कि इंग्लैंड में सर्वोच्च सत्ता का वास संसद में है। इस दृष्टि से ब्रिटेन की संसद सभी देशों की संसदों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। और संसद की सर्वोच्चता का मायना है कि संसद के ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, क्योंकि न तो वहाँ लिखित में संविधान है जिससे कि उसके ऊपर कोई बंदिश हो, नियंत्रण हो, ये कारण। और ब्रिटेन की संसद के लिए शक्तियों के बारे में कहा गया है कि ऐसा कोई मनुष्यकृत कानून नहीं है जो ब्रिटेन की संसद नहीं बना सकती। साथ ही ये कहावत भी है कि ब्रिटेन की संसद सिर्फ स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा सभी कार्य कर सकती है, कि ये काम करने के अलावा ऐसा कोई मनुष्यकृत काम नहीं है जो या मनुष्य के दिमाग की कल्पना में हो और वो काम वो न कर सके। कानूनी दृष्टि से हमारी राजनीतिक संस्थाओं की प्रमुख विशेषता संसद की सर्वोच्चता है। ये डाइसी ने कहा, संसद की शक्ति इतनी सर्वोच्च है कि उसको व्यवस्थापन द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। संसद जो भी कानून बना देती है वह अंतिम होता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैध घोषित नहीं कर सकता। तो असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं ब्रिटेन की संसद को, और इसलिए और उसके पीछे मुख्य कारण अलिखित संविधान होना है। कि हम देखते हैं कि जिन देशों में लिखित संविधान है वहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, और ब्रिटेन एकमात्र देश है जहाँ अलिखित संविधान है, वहाँ संसद की सर्वोच्चता है। तो हमने ये तीन मुख्य विशेषताएं आज डिस्कस की। संसद की सर्वोच्चता, संसदीय शासन प्रणाली और धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है, और पैतृक व सीमित राजतंत्र और लचीला संविधान। तो ये संविधान अब हम विशेषताओं से ये मायने निकलते हैं कि वहाँ की शासन प्रणाली किस प्रकार की है, और ये मुख्य आधार स्रोत हैं उस शासन प्रणाली के।
ठीक है, तो अब हम अगले जो बचे हुए हैं वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अतः आप इन सब का अध्ययन करें और इनके बारे में अध्ययन करें और आगे भी इससे बढ़ें। धन्यवाद।